का आपके अपने चैनल लक्ष्य तक पर आज हम पढ़ने वाले हैं यूपी टेट 2020 में आए हुए सामाजिक विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्न। अगर आप तैयारी कर रहे हैं पेपर 2 की तो यह क्लास आपके लिए बहुत ही उपयोगी होने वाले हैं। इससे पहले हमने 2020 में आए हुए प्रश्नों को देख लिया है कि एक पार्ट में वहां पर 30 प्रश्न पढ़ लिया था एसएसटी का। आज हमारा ये दूसरा पार्ट होने वाला है जो होगा 30 प्रश्न पर। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं, क्योंकि आपको पता होगा कि यूपी टेट में 60 प्रश्न एसएसटी से पूछे जाते हैं और 60 प्रश्न आपके लिए बहुत ही अच्छे होंगे, क्योंकि यहाँ से नंबर आप पा भी सकते हैं और आपका नंबर घट भी सकता है। तो ध्यान से देखिएगा कि किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं आपकी परीक्षा में, क्योंकि यहाँ से एक पैटर्न समझ लेंगे आप। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और पहला प्रश्न देखते हैं। तो कह रहा है कि निम्नलिखित विधियों में से भोजन पकाने की सर्वोत्तम विधि क्या है। मैंने बताया था ना कि प्रश्न रिपीट होते हैं। ये यूपी टेट के पेपर में आया हुआ प्रश्न है प्राइमरी में, ठीक है। यूपी टेट के प्राइमरी में पूछा गया और वही प्रश्न उठाकर मिडिल के पेपर में यहाँ पर रख दिया गया। और यही नहीं, ये प्रश्न सीटेट में भी आया है, थोड़ा सा पैटर्न चेंज करके सीटेट भी पूछा है। तो इसलिए हम बोल रहे हैं कि यूपी टेट के प्रश्नों को रिपीट करिए, मतलब जितना भी रिवीजन कर सकते हैं पढ़िए, याद करिए, रटिए, जो भी कर सकते हैं। लेकिन अगर यहाँ से प्रश्न आया, अगर आपने गलत किया तो आप लाइफ टाइम पछताने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए बात करेंगे प्रश्न की, आपकी इच्छा है आप देख लेना उसको, ठीक है। तो निम्नलिखित विधियों में से भोजन पकाने की सर्वोत्तम विधि क्या है। ए ऑप्शन कह रहा है सीखना, बी ऑप्शन कह रहा है तलना, सी ऑप्शन कह रहा है भुनना और डी ऑप्शन कह रहा है उबालना। तो आप बताइए कि भोजन की सबसे उच्चतम विधि क्या होगी पकाने के लिए। जो हमारा आयोग मानता है यह उत्तर, तो वह माना था क्या, उबालना, ठीक है। तो किसी भी भोजन को जब तक हम उबालेंगे नहीं तो वह पका नहीं होता अच्छे से, ठीक है। तो वह अगर पक भी गया है वैसे तो वह हमारे लिए हानिकारक होता है। इसलिए आयोग ने भुनना को नहीं माना था, ठीक है। भुनने में पूर्ण रूप से नहीं पकता और तल कर भी कोई चीज़ पूर्ण रूप से अच्छे तरीके से नहीं पकाया जाता, यह आयोग का कहना था। इसलिए आयोग ने इस प्रश्न का उत्तर डी ऑप्शन माना था। तो हमें भी मानना पड़ेगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है। देखिए ये प्रश्न देख रहे हैं, ये प्रश्न तो विज्ञान का आपसे सामाजिक विज्ञान में पूछ ले रहा है। तो यूपी टेट है भाई, इसमें कुछ भी हो सकता है। अगर आप अच्छे से पढ़ाई नहीं करेंगे तो आपको दिक्कत होने वाली है। देखिए विज्ञान का प्रश्न आपके एसएसटी में आया था। पूछा जा रहा है प्रश्न में, ट्रिप्सिन एंजाइम किस क्रिया में सहायक होते हैं। ए ऑप्शन करा है न्यूक्लिक अम्ल के पाचन में, बी ऑप्शन करा है वसा के पाचन में और सी ऑप्शन करा है कार्बोहाइड्रेट के पाचन में और डी ऑप्शन करा है प्रोटीन के पाचन में। चलिए बताइए कि ट्रिप्सिन एंजाइम जो है किस क्रिया में सहायक होते हैं। तो इसका उत्तर की बात किया जाए तो उत्तर हो जाएगा प्रोटीन के पाचन में, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ट्रिप्सिन एंजाइम जो होता है वह प्रोटीन के पाचन में सहायक होता है। इतना आप बस इतना ही याद करिएगा, फैक्ट। चलिए आज की इस क्लास में हम प्रश्न और उत्तर को जल्दी जल्दी बताकर ख़त्म करेंगे, क्योंकि हमारे पास समय बहुत कम है। आपको लग रहा होगा कि समय बहुत ज़्यादा है, लेकिन हमारे पास समय कम है, क्योंकि हमें यहाँ पर प्रीवियस ईयर को भी देखना है, प्राइमरी के भी और मिडिल के भी प्रश्नों को, और साथ में अभी और बेहतरीन तैयारी भी करनी है, ठीक है। तो एक भी दिन आराम मत करिए, हाथ जोड़ के निवेदन करेंगे आपसे, एक दिन आराम मत करिए। 20 से 25 मिनट की क्लासेज हमारी होती हैं, डेली देखिए आप, ठीक। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। यहाँ पर पूछा जा रहा है कि चेचक के विषाणु का नाम बताइए। चेचक का विषाणु कौन सा है। ए ऑप्शन करा है बेसिलस टाइफोसस और विब्रियो कॉलेरी और एंटमीबा और वेरियोला वायरस। चलिए ए बी सी डी उत्तर आप बताइए जल्दी से। देखते हैं कितनी जल्दी आप उत्तर दे रहे हैं। चेचक के विषाणु, चेचक जैसे गांव में छोटी माता बड़ी माता कहा जाता है वही चेचक होता है, ठीक है। तो इसके क्या होंगे बताइए विषाणु के नाम। विष्णु यहाँ पर लिख दिए, माफ़ी चाहेंगे, यहाँ पर थोड़ा सा मिसप्रिंट है, यहाँ पर विषाणु करिएगा, ठीक है। चलिए यहाँ पर विषाणु हो जाएगा, ठीक। तो क्या बोल रहा है, इसका वायरस जो होगा वह होगा वेरिओला वायरस, ठीक है। यहाँ पर चेचक के विषाणु को पूछा गया था, तो यहाँ पर होगा वेरिओला वायरस, ठीक। चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे क्या कह रहा है। अगले प्रश्न में कहा जा रहा है कि सेफर विधि का प्रयोग किया जाता है। किसमें सेफर विधि का प्रयोग करते हैं ये आपसे पूछा जा रहा है। ए ऑप्शन करा है
टांग की हड्डी टूटने पर, बी ऑप्शन कह रहा है बेहोशी आने पर, सी ऑप्शन कह रहा है पसली की हड्डी टूटने पर और डी ऑप्शन कह रहा है रोगी के पानी में डूबने पर। यह मत समझिएगा कि ये सामाजिक विज्ञान का प्रश्न है भाई, मैं अपने तरफ से कुछ नहीं लाया, जो आयोग आपके सामाजिक विज्ञान के पेपर में पूछा था वही आपके लिए ला रहा हूँ। इसमें कुछ प्रश्न विज्ञान के भी आ गए हैं, वो मेरी गलती नहीं, वो आयोग की गलती है। ठीक है, चलिए बताइए शेफर विधि का प्रयोग कहाँ पर होता है। तो बात करें शेफर विधि का प्रयोग, तो यह होता है रोगी के पानी में डूबने पर शेफर विधि का प्रयोग किया जाता है। इसलिए यहाँ पर हमारा उत्तर जो होगा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है। अगले प्रश्न में कहा जा रहा है कि समपोषणी विकास के संकल्पना की व्याख्या सर्वप्रथम किसमें की गई। ध्यान से सुनिएगा, थोड़ा सा प्रश्न टफ होगा कि समपोषणी विकास के संकल्पना की व्याख्या सर्वप्रथम किसमें की गई। ए ऑप्शन कह रहा है प्रथम पृथ्वी सम्मेलन रिपोर्ट में, बी ऑप्शन कह रहा है ब्रांटलैंड कमीशन रिपोर्ट में और सी ऑप्शन कह रहा है मानव विकास रिपोर्ट में और डी ऑप्शन विश्व विकास रिपोर्ट में। चलिए तो जल्दी से इस प्रश्न का उत्तर बताइए, देखते हैं कितने लोग इस प्रश्न का उत्तर सही बता रहे हैं। ठीक, चलिए जल्दी से, बिल्कुल सही। अगर हम बात करें समपोषणी विकास की संकल्पना को सर्वप्रथम किसमें व्याख्या की गई थी, वह था हमारा ब्रांटलैंड का कमीशन रिपोर्ट। ठीक, ब्रांटलैंड कमीशन रिपोर्ट में इसकी व्याख्या की गई थी, इसलिए हमारा इस प्रश्न का उत्तर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्लास अच्छी लग रही हो तो लाइक ज़रूर करिएगा, अगर पहली बार आए हो चैनल पर तो उस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन करिएगा और डेली क्लासेज हमारे साथ जुड़कर तैयारी में एक बेहतरीन दिशा प्राप्त करिए। ठीक, चलिए अगले प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न में कहा जा रहा है कि निम्न में से किसे भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कहा जाता है। ए ऑप्शन कह रहा है कछुआ को, बी ऑप्शन कह रहा है डॉल्फिन गांगेटिक को, सी ऑप्शन मगर और डी ऑप्शन घड़ियाल। तो बताइए राष्ट्रीय जलीय जीव जो है उस किसे कहते हैं। तो आपको पता होगा कि राष्ट्रीय वृक्ष जो होता है क्या होता है, बताइए। राष्ट्रीय पक्षी क्या होता है ये बता दीजिए कमेंट बॉक्स में, जल्दी जल्दी कमेंट करिए। राष्ट्रीय पक्षी क्या होगा और राष्ट्रीय वृक्ष क्या होगा, जल्दी बताइए। तब तक हम इस प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं, चलिए बताते रहिए आप लोग। तो यहाँ पर हमारा उत्तर जो होगा वह होगा डॉल्फिन। डॉल्फिन का नाम आप सुने होंगे ना, डॉल्फिन हमारा राष्ट्रीय जलीय जीव होता है। ठीक है, चलिए यह ज़्यादातर गंगा में पाया जाता है। ठीक, तो यहाँ पर हमारा उत्तर जो होगा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, चलें अगला प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है अगले प्रश्न में। तो वन संरक्षण अधिनियम पारित किया गया था, आपसे पूछा जा रहा है किस वर्ष वन संरक्षण अधिनियम को पारित किया गया था। ए ऑप्शन कह रहा है वर्ष 1980, बी ऑप्शन 1990, सी ऑप्शन 1986 और डी ऑप्शन 1988। तो बता दीजिए वह कौन सा वर्ष था जब वन संरक्षण अधिनियम पारित किया गया था। तो आपको पता होना चाहिए कि हमारे वन संरक्षण अधिनियम की बात किया गया तो ये पारित किया गया था 1980 में, इसलिए हमारा इस प्रश्न का उत्तर जो होगा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, ए ऑप्शन नहीं, ए ऑप्शन सही होगा। चलिए 86 नहीं होगा, ए ऑप्शन इसका सही होगा यार। आगे बढ़ते हैं, चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से हरित गृह से संबंधित नहीं है, हरित गृह गैस से संबंधित कौन सा नहीं है, ये आपसे पूछा जा रहा है प्रश्न में। ए ऑप्शन का है मीथेन, बी ऑप्शन का है ओजोन, सी ऑप्शन का है कार्बन डाइऑक्साइड और डी ऑप्शन का है नाइट्रोजन। तो जल्दी से बता दीजिए कि हरित गृह गैस से कौन सा संबंधित नहीं है। चलें, मीथेन, ओजोन, कार्बन डाइऑक्साइड या नाइट्रोजन, इसमें से कौन सा संबंधित नहीं होगा। तो बात करें इस प्रश्न के उत्तर की, तो उत्तर हमारा जो हो जाएगा वह होगा नाइट्रोजन, क्योंकि नाइट्रोजन हरित गृह गैस के अंतर्गत नहीं आता। बाकी मीथेन और ओजोन और कार्बन डाइऑक्साइड ये हरित गैस के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये आप जानते रहिएगा। ठीक, मीथेन, ओजोन और कार्बन डाइऑक्साइड को हरित गृह गैस कहा जाता है। यहाँ पर इस प्रश्न का उत्तर की अगर बात किया जाए तो उत्तर होगा डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है। अगले प्रश्न में कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी मृदा संरक्षण की विधि नहीं है। तो आप जल्दी से बताइए कि इसमें से कौन सी मृदा संरक्षण की विधि नहीं होगी।
ए ऑप्शन कह रहा है जैविक खाद, बी ऑप्शन कह रहा है मृदा अपरदन रोकना, सी ऑप्शन कह रहा है कीटनाशक रसायन और डी ऑप्शन फसल चक्र। चले, मृदा संरक्षण की विधि कौन सी नहीं होगी, ये आपसे अब पूछा जा रहा है। तो बात करें मृदा संरक्षण की विधि कौन सी नहीं है, आप देख रहे होंगे ना यहाँ पर कीटनाशक रसायन। तो यहाँ पर कीटनाशक रसायन जो ऑप्शन सी दिया गया है, यह हमारा मृदा संरक्षण की विधि के अंतर्गत नहीं आता। इसलिए इस प्रश्न का उत्तर आप लोग सी ऑप्शन को सही कर लीजिए। ठीक, देखिए क्लास इसी प्रकार से इसलिए प्रोवाइड कर रहे हैं ताकि कम समय में आपको पूरा का पूरा प्रीवियस ईयर प्रोवाइड किया जाए। कई लोग हैं जो प्रीवियस ईयर नहीं पढ़ना चाहते हैं, लेकिन हम उनसे एक ही बात कहेंगे कि कई प्रश्न ऐसे हैं कि बार बार रिपीट हुए हैं यूपी टेट में। ठीक है, चलिए फिलहाल आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न देखेंगे तो कहा रहा है कि निम्न में से किस राज्य को सोयाबीन राज्य कहा जाता है। ए ऑप्शन कह रहा है आंध्र प्रदेश, बी ऑप्शन मध्य प्रदेश, सी ऑप्शन राजस्थान और डी ऑप्शन महाराष्ट्र। सोयाबीन राज्य का मतलब सोयाबीन कहाँ पर सबसे अधिक उत्पादित होता है, तभी तो वहाँ पर कहेंगे ना कि सोयाबीन राज्य है ये। तो बात करें इस प्रश्न की उत्तर की तो जल्दी से कमेंट करिए आप लोग। चलिए बताइए। बिल्कुल सही, सोयाबीन राज्य कहा जाने वाला जो राज्य है वो है हमारा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश को ही सोयाबीन का राज्य कहा जाता है। मध्य प्रदेश में एक भोपाल शहर है, आपको पता होगा, इसे क्या कहते हैं, झीलों की नगरी कहते हैं, इसे याद करिएगा। और मध्य प्रदेश का जो इंदौर शहर है, आपको पता होगा कि इंदौर लगातार सर्वेक्षण में, स्वच्छता सर्वेक्षण में नंबर 1 रैंकिंग हासिल कर रहा है। तो आप जानते रहिएगा इंदौर के बारे में। ठीक है, फिलहाल इस प्रश्न का उत्तर होगा हमारा बी ऑप्शन, मध्य प्रदेश को ही सोयाबीन राज्य कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे तो कह रहा है कि निम्नलिखित में बाग लगाने की कौन सी विधि पहाड़ी क्षेत्रों में अपनाई जाती है। बाग जानते हैं, बाग बगीचा जिसे आप कहते हैं। ठीक है, तो पहाड़ी क्षेत्रों में किस प्रकार से कौन सी विधि को अपनाकर वहां पर बाग लगाया जाता है, ये आपसे पूछा जा रहा है। ए ऑप्शन कह रहा है वर्गाकार, बी ऑप्शन कह रहा है समोच्च, सी ऑप्शन कह रहा है एकांतर और डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। चलिए बताइए, समोच्च होगा। ठीक है, चलिए यहाँ पर समोच्च। चलिए कौन सा होगा आप लोग कमेंट करिए एक बार। वर्गाकार, समोच्च होगा, एकांतर होगा या इनमें से कोई नहीं होगा। तो चलिए, तो बात करें पहाड़ी क्षेत्रों में किस विधि से बाग को लगाई जाती है, वह होता है हमारा समोच्च। यहाँ पर याद करिएगा समोच्च होता है, तो यह इस प्रश्न का उत्तर यही होगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है। देखिए आपको हर प्रीवियस ईयर प्रश्न प्रोवाइड किए जाएंगे, चाहे सीडीपी, हिंदी, जो भी इंग्लिश हो, चाहे संस्कृत हो, और एसएसटी तो करा ही रहे हैं, और साथ में जो साइंस वाले हैं उनके लिए भी हम प्रीवियस ईयर प्रोवाइड करेंगे। बस आपको पढ़ना है। ठीक, तो हम आपको धीरे धीरे करके सब प्रोवाइड कर रहे हैं। आप लोग डेली क्लास देखेंगे और कमेंट करके बताएंगे कि आपको सबसे पहले किस सब्जेक्ट की चाहिए, हम ज़्यादातर उसी सब्जेक्ट को पूरा करेंगे। ठीक है, तो हमने प्राइमरी की बहुत सारी क्लासेज करा दी हैं प्रीवियस ईयर, अब बचा है मिडिल का, वह भी हम धीरे धीरे ला रहे हैं आपके लिए। ठीक है, तो जुड़िए हमारे साथ और फ्री में तैयारी कर लीजिए आप सब। चलिए यहाँ पर प्रश्न पूछा जा रहा है कि सिलाई मशीन कब भारी चलती है। कब भारी मतलब जानते हैं, भारी चलती है, भारी चलती है, इसका मतलब थोड़ा सा कठिन चलती है जब, वह पूछा जा रहा है कब चलेगी। ए ऑप्शन का रहा है शटल में धागा अटक जाना, बी ऑप्शन का रहा है प्रेशर फुट में ज़्यादा दबाव होने पर, सी ऑप्शन का रहा है बेल्ट बहुत ढीली होने पर और डी ऑप्शन का रहा है तेल की कमी तथा सफाई न होने पर। तो यहाँ से एक बात याद रखिएगा, देख रहे हैं आप लोगों को सिलाई मशीन का भी फार्मूला देकर पूछा जा रहा है प्रश्न। वैसे तो अगर बात करें इस फार्मूले पर प्रश्न अगर आता है तो ये विज्ञान का सेम टू सेम प्रश्न हो गया, लेकिन पूछा कहाँ जा रहा है, सामाजिक विज्ञान वालों को। सामाजिक विज्ञान लेते कौन है, जो आर्ट साइड से पढ़े होते हैं वो लोग पढ़ते हैं। तो देख रहे हैं यूपी टेट का खेला, आयोग हर बार ऐसा करता है, आप जो पढ़ कर जाएंगे एसएसटी में वहाँ पर वो बदल देते हैं। एसएसटी ही एक ऐसा सब्जेक्ट है, लोग सोचते हैं कि 60 नंबर है इसमें, हम 50 तो आराम से कर देंगे, लेकिन अच्छे अच्छों की तैयारी 50 नंबर नहीं दिला पाती। ठीक है, चलिए फिलहाल हमें उत्तर तो देना पड़ेगा, क्योंकि आयोग ने यह पूछा है प्रश्न, तो उत्तर भी देना पड़ेगा। तो बात करेंगे इस प्रश्न का उत्तर, तो तेल की कमी तथा सफाई के कारण जो है मशीन जो है भारी चलती है या कठिन चलती है। ठीक, चलिए
अगला प्रश्न देखते हैं। इस प्रश्न में काफ़ी लोग चकमा खाने वाले, देखिए ये भी प्रश्न हमारा विज्ञान का ही है, लेकिन पूछा गया था सामाजिक विज्ञान में। ऐसा बहुत खेला हुआ था 2020 के पेपर में। ठीक, प्रश्न कह रहा है कि हीमोग्लोबिन में प्रोटीन नामक तत्व कौन सा है। आप बताइए, ये शब्द तो पहली बार सुन रहे होंगे कि हीमोग्लोबिन में प्रोटीन कौन सा पाया जाता है, बताइए। ए ऑप्शन कह रहा है लिप प्रोटीन, बी ऑप्शन कह रहा है ग्लोबिन, और सी ऑप्शन हीमोग्लोबिन, और डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। चलें, बताइए कि हीमोग्लोबिन में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है। चलिए, ये इसके नाम में ही उत्तर है यार, थोड़ा सा ट्रिक लगाइए। इसके नाम में हीमोग्लोबिन का जो नाम है, इसी में आयोग ने उत्तर मान लिया था। ठीक है, तो हीमोग्लोबिन में बात करें कौन सा प्रोटीन तत्व पाया जाता है, तो वह पाया जाता है ग्लोबिन। ठीक, तो ग्लोबिन जो होता है यह प्रोटीन तत्व हीमोग्लोबिन के अंदर पाया जाता है, और यही उत्तर हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, चलिए, एक बार बताइए कि क्लास कैसी लग रही है, क्या आपको एसएसटी चाहिए थी कि नहीं। काफ़ी लोग कमेंट करके बोल रहे थे कि एसएसटी भी लाइए, इसलिए हम आपको एसएसटी का प्रीवियस ईयर भी प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। कह रहा है कि आजकल यूरोप और भारत में किस जर्मन शिक्षा शास्त्री की पाठ्य योजना पद्धति प्रचलित है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो किस जर्मन शिक्षा शास्त्री की पाठ्य योजना यूरोप और भारत में वर्तमान में प्रचलित है। ए ऑप्शन का है हर्बर्ट, बी ऑप्शन का है डाल्टन, सी ऑप्शन का है मॉन्टेसरी, और डी ऑप्शन फ्रॉवेल। चलिए, जल्दी से कमेंट करिए, उत्तर बताइए। फ्रॉवेल, फ्रॉवेल, फ्रॉवेल हो, बिल्कुल सही। फ्रॉवेल किंडरगार्टन पद्धति के जन्मदाता कौन थे। यही थे हमारे फ्रॉवेल महोदय। ठीक है, किंडरगार्टन पद्धति के जन्मदाता फ्रॉवेल थे, और यही हमारा डी ऑप्शन फ्रॉवेल ही सही होंगे। ठीक, हर्बर्ट जो लोग दे रहे हैं उनका गलत होगा, क्योंकि आयोग ने सेम माना था, यही फ्रॉवेल। हम पूरा का पूरा आंसर की जो प्रोवाइड कर रहे हैं आपको, आयोग के उत्तर के अकॉर्डिंग ही प्रोवाइड कर रहे हैं। चलिए, अगला प्रश्न देखते हैं। तो कह रहा है प्रश्न में कि योजना विधि आधारित है, किस पर आधारित है। ए ऑप्शन कह रहा है करके सीखने पर, बी ऑप्शन कह रहा है देखने पर, सी ऑप्शन कह रहा है सुनने पर, और डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो चलिए बताइए कि योजना विधि आधारित किस पर है। चलें, जल्दी से कमेंट करिएगा। तो बात करें योजना विधि किस पर आधारित है, तो इनमें से कोई नहीं हमारा उत्तर सही होगा। देख रहे हैं, इनमें से कोई नहीं हमारा उत्तर सही हो जाएगा। ठीक, क्यों सही होगा इनमें से कोई नहीं, तो एक बार कमेंट करिए, देखते हैं कितने लोग बताएंगे। चलिए, जल्दी से बताइए। तो योजना विधि के अंतर्गत बालक अपने अनुभव के आधार पर सीखते हैं। ठीक है, अनुभव के आधार पर सीखते हैं। उन्हें स्वतंत्र रूप से सोचने व विचारने का अवसर प्राप्त होता है, जो उनके शारीरिक व मानसिक विकास में सहायक होता है। इस विधि के जन्मदाता कौन थे, अगर आपसे पूछा जाए तो आपको किलपैट्रिक का नाम याद करना पड़ेगा। ठीक है, किसका नाम, किलपैट्रिक। ठीक, किलपैट्रिक का नाम आपको याद करना पड़ेगा, क्योंकि योजना विधि के जन्मदाता कौन थे पूछा जाए अगर आपसे यह प्रश्न, तो आपको उत्तर देना है किलपैट्रिक, और इस प्रश्न का उत्तर जो होगा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए, ये क्या प्रश्न पूछ लिया आप, देख रहे हैं, ये भी प्रश्न पूछता है। तो पहले प्रीवियस ईयर इसलिए हम प्रोवाइड कर रहे हैं आपको ना, ताकि जब हम अलग से मैराथन क्लासेस लाएं, प्रैक्टिस सेट लाएं, तो आप ये ना कहिएगा कि ये प्रश्न नहीं पूछा जाएगा, ऐसे प्रश्न नहीं आएंगे। इसलिए हम पहले दिखा दे रहे हैं प्रश्न पत्र प्रीवियस ईयर का, ताकि आप समझ जाएं कुछ भी पूछ सकता है यूपी टेट। फिलहाल हम जो भी क्लासेस लाएंगे आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग लाएंगे। चलिए, बात करेंगे प्रश्न की। तो कह रहा है कि पंचम सवारी ताल में कितनी मात्राएं होती हैं। ए ऑप्शन कह रहा है 15, बी ऑप्शन कह रहा है 14, सी ऑप्शन कह रहा है 18, और डी ऑप्शन कह रहा है 20। बताइए, पंचम सवारी ताल में कितनी मात्राएं होती हैं। चलिए, बता दीजिए इस प्रश्न का उत्तर। तो बिल्कुल सही उत्तर जो होगा हमारा, वह हो जाएगा 15। ए ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या कर रहा है। अगले प्रश्न में कह रहा है कि राग भैरव का गायन समय क्या है। और राग भैरव एक गायन
पद्धति है तो वह बताइए कि कितने समय के अंतर्गत गाई जाती है या कब गाई जाती है। ए ऑप्शन कह रहा है रात्रि में, बी ऑप्शन कह रहा है सायंकाल में, सी ऑप्शन कह रहा है दोपहर में और डी ऑप्शन कह रहा है प्रातः काल में। चलिए, राग भैरव कब गाया जाता है यही आपको बताना है प्रश्न में। तो उत्तर जो निकलेगा बताइए, बिल्कुल सही हमारा उत्तर जो होगा राग भैरव बताया जाए कब गाते हैं तो वह गाते हैं प्रातः काल, मतलब सुबह सुबह ही राग भैरव गाया जाता है। ठीक, इस प्रश्न का उत्तर आप लोग डी ऑप्शन को नोट कर लीजिए, क्योंकि यह प्रश्न थोड़ा तो टफ है लेकिन याद तो करना पड़ेगा, हो सकता है दोबारा पूछ ले। ठीक है, तो प्रातः काल गाया जाता है, ये आप जानते रहिएगा। चलिए, अगला प्रश्न देखते हैं। तो कह रहा है कि सामान्य मुद्रा में कार्बन तथा नाइट्रोजन का अनुपात होता है, कितना अनुपात होगा? 20:1 होगा या 15:1 या 10:1 या 5:1? बताइए, सामान्य मुद्रा में कार्बन तथा नाइट्रोजन का अनुपात क्या होगा? चलिए बताइए। बिल्कुल सही, ठीक ठीक। चलिए बात करें कार्बन तथा नाइट्रोजन का अनुपात तो वह होगा 15:1 या हमारा बी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न में कहा जाए क्या पूछ रहा है, तो कह रहा है कि विशिष्ट मृदा में मृदा वर्ग कणों के आपेक्षिक अनुपात को कहते हैं, क्या कहेंगे? फिर से सुन लीजिए प्रश्न को। विशिष्ट मृदा में मृदा वर्ग कणों के आपेक्षिक अनुपात को कहते हैं, क्या कहेंगे? मृदा समूह कहेंगे, मृदा कणाकार कहेंगे, मृदा संरचना कहेंगे या इनमें से कोई नहीं? चलिए, आज की क्लास आप देख रहे हैं यूपी टेट 2020 में पूछे गए सामाजिक विज्ञान के सभी प्रश्न। इससे पहले हमने सामाजिक विज्ञान की ये क्लास आपको प्रोवाइड कर दी है, जिसमें 30 प्रश्न आपको 2020 के प्रोवाइड किए थे। आज दूसरी क्लास है हमारी, जिसमें हम आपको भी 30 प्रश्न और प्रोवाइड कर रहे हैं, मतलब 30 उस दिन, 30 इस दिन, आज 60 पूरा हो गया। अब अगले दिन जो लाएंगे, अगली परीक्षा में जो प्रश्न पूछा गया होगा, चाहे 2019 में चाहे 18 के। ठीक है, तो आप भी चाहते हैं इस प्रकार की तैयारी करना, तो निःशुल्क में हम इस बार आपको यूपी टेट की प्रैक्टिस बैच प्रोवाइड कर रहे हैं, वह भी यूट्यूब पर। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को ऑन करिए, बाकी सुबह 10 बजे जुड़ जाइए हमारे साथ लाइव क्लासेज के लिए। ठीक, चलिए आते हैं प्रश्न के उत्तर पर। तो बात किया जाए इस प्रश्न का उत्तर, उत्तर क्या निकलेगा बताइए। चलिए, क्या पूछा गया था प्रश्न में? ठीक ठीक, विशिष्ट मृदा में मृदा वर्ग के, बिल्कुल सही। तो मृदा कणाकार हमारा उत्तर सही हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। तो यहाँ पर एक प्रश्न बहुत ही रोचक है, समझ लीजिए एकदम मनोरंजन का प्रश्न, मनोरंजन आ जाएगा। आप बताइए मनोरंजन कितने प्रकार के होते हैं? सोचिए, ये भी प्रश्न पूछ लेता है यूपी टेट। तो चलिए बताइए, यूपी टेट का ये बेहतरीन प्रश्न है कि मनोरंजन कितने प्रकार के होते हैं? 10 प्रकार के होंगे, 8 प्रकार के होंगे, 5 प्रकार के होंगे, 4 प्रकार के होंगे? जल्दी से बताइए, या आपके अकॉर्डिंग कुछ और कम ज़्यादा होगा, ये बता दीजिए। चलिए कमेंट करिए, मनोरंजन कितने प्रकार के होते हैं? ये प्रश्न शायद आप ज़िंदगी में पहली बार सुन रहे होंगे। अगर आपने यूपी टेट पिछली बार दिया होगा तो आपको पता होगा, लेकिन जो लोग नहीं दिए हैं शायद ये लोग पहली बार सुन रहे हैं। ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके लिए। जान जाइए कि मनोरंजन कितने प्रकार से होता है। चलिए बताइए मनोरंजन कितने प्रकार का, हम इसमें आपसे मांगेंगे उत्तर। जल्दी से कमेंट करिए, देखते हैं कितने लोग उत्तर सही देते हैं। चलिए, तो बात करें मनोरंजन की, तो मनोरंजन मुख्यतः 5 प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो आप जानते रहिएगा। मनोरंजन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें सम्मिलित होने वाले व्यक्ति को आनंद आता है। मनोरंजन अकेले तथा कुछ लोगों को कुछ करते हुए देखने से भी हो सकता है। ये तो सब जानते हैं भैया। हमारा उत्तर क्या निकला? 5 हो जाएगा। ठीक, तो मनोरंजन 5 प्रकार का होता है, सी ऑप्शन आप नोट करिएगा और यह प्रश्न लाइफ टाइम याद कर लीजिए कि मनोरंजन 5 प्रकार के होते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न में पूछा गया था कि प्रथम राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय कहाँ खोला गया था? तो बताइए कि प्रथम राष्ट्रीय विश्वविद्यालय जो कि खेल का था वह कहाँ खोला गया था? ए ऑप्शन का है मणिपुर, बी ऑप्शन असम, सी ऑप्शन महाराष्ट्र और डी ऑप्शन मध्य प्रदेश। चलिए
प्रथम राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थापित किया गया था? तो जल्दी से कमेंट करिए। क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा। चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और यह प्रश्न का उत्तर है हमारा मणिपुर। ठीक, तो ये रहा आपके यूपी टेट 2020 में पूछे गए सामाजिक विज्ञान के प्रश्न। अगर आपने पिछली क्लास नहीं देखी हो इस पार्ट का तो उस पर जरूर जाइए चैनल के प्लेलिस्ट पर। वहाँ पर यूपी टेट क्लासेज के नाम से एक प्लेलिस्ट बनी है, वहाँ पर सभी क्लासेज आपको मिल जाएंगी। ठीक है, फिलहाल आप भी चाहते हैं कि यूपी टेट की फ्री प्रैक्टिस बैच से जुड़ जाएं हम, तो चैनल को यही हमारा लक्ष्य तक है, सब्सक्राइब करिए और ये बेल आइकन को ऑन करिए। बाकी आपको 1 रुपये देने की भी ज़रूरत नहीं है, हम इस बार आपको यूट्यूब पर प्रोवाइड करने वाले हैं। और हाँ, यूट्यूब पर फ्री प्रैक्टिस बैच तभी तक चलेगी जब तक आप डेली क्लास देखेंगे। ठीक, चलिए, क्लास कैसी लगी ये कमेंट करके ज़रूर बताना। क्लास अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिएगा और तैयार रहिएगा अगले दिन के लिए एक बेहतरीन क्लास के लिए। तब तक के लिए धन्यवाद।